हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th का सॉल्यूशन चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स के फीडबैक्स की वजह से हमने थोड़ा सा हिंदी में एक्सप्लेन करना भी शुरू किया है। कई बार स्टूडेंट हिंदी में ठीक से समझ पाते हैं, कनेक्ट हो पाते हैं टॉपिक से, इसीलिए आज से हमने थोड़ा सा हिंदी में एक्सप्लेन करने की भी शुरुआत की है। आज हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन। हम आज बेसिक सॉल्यूशंस और सॉल्यूशन के डिफरेंट कंपोनेंट्स और सॉल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो सॉल्यूशन, हम लोग जितनी भी चीज़ों को देखते हैं इस दुनिया में, हम लोग जो भी चीज़ देखते हैं उसमें से ज़्यादातर प्योर नहीं होते, ज़्यादातर मिक्सचर होते हैं। एंड सॉल्यूशन इज आल्सो ए मिक्सचर। In fact, solution is a homogeneous mixture of two or more than two components. Now, homogeneous का मतलब होता है कि पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होगा। सॉल्यूशन में पार्टिकल्स बराबर डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग, ऐसे मिक्सचर को हम लोग होमोजेनियस बोलते हैं। और सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है। हम जितनी भी चीज़ें अपने आसपास देखते हैं मोस्टली वो सब मिक्सचर होते हैं, लेकिन इस चैप्टर में जो हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो असल में बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन मीन्स टू कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन। सॉल्यूशन असल में सॉल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। जनरली जो पार्ट ज्यादा होता है, जिसका पार्ट बड़ा होता है, वो सॉल्वेंट होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव ए ग्लास ऑफ वाटर, यदि हम उसमें कुछ शुगर मिला दें या कुछ सॉल्ट मिला दें तो शुगर या सॉल्ट जो हम उस पानी में मिला रहे हैं वो सॉल्यूट होगा एंड वाटर इज कंसिडर्ड एज सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन जो दो कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन हैं, सिर्फ उसी को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। नाउ जो हमारा सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन का रिप्रेजेंटेशन सबसे बड़ा पार्ट है। हाउ कुड वी रिप्रेजेंट ए पार्टिकुलर सॉल्यूशन? यदि हम किसी दो कंपोनेंट के मिक्सचर की सीधे बात करते हैं तो उससे उस सॉल्यूशन का कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। हमको सबसे पहला काम करना होगा कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन करना होगा सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स का। यदि हम क्वांटिटेटिवली उसको सही से एक्सप्लेन कर पाए तो सॉल्यूशन का रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे यदि हम ये बता पाए कि हाउ मच solute dissolves in the given amount of solvent or the given amount of solution, then solution का explanation हमारा सही हो पाएगा। तब हम quantitatively ये बता पाएंगे कि हमारा solution कैसा है और उसका properties कैसा है। सबसे पहला टॉपिक हमारा है representation of solution। solution को हम represent कैसे करते हैं? solution को हम कई तरह से represent करते हैं। सबसे पहला representation हमारा है मास अपॉन वॉल्यूम। यदि हम सॉल्यूट को मास में रिप्रेजेंट करें, यदि हम सॉल्यूट को मास में रिप्रेजेंट करें एंड हमारा रिप्रेजेंटेशन हो दिस मच अमाउंट और दिस मच मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, तो हम इसको कहेंगे मास वॉल्यूम रिप्रेजेंटेशन। अब ये रिप्रेजेंटेशन हमारा होगा कैसे? जैसे we have 10 grams of NaCl in 250 ml of water। ये जो NaCl हम देख रहे हैं, ये NaCl असल में सॉल्ट है जो हमने 250 ml वाटर में डिसॉल्व कर रखा है। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा मास ऑफ कंपोनेंट और मास ऑफ सॉल्यूट
component or solute dissolves in given volume of solution. Volume of solution. तो हमारा जो कंपोनेंट है, मान लीजिए NaCl, तो NaCl का 10 ग्राम हमने 250 ml में डिसॉल्व किया है, तो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास सॉल्यूशन है 250 ml का, तो 10/250 ये रिप्रेजेंटेशन है हमारा मास अपॉन वॉल्यूम। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वेट अपॉन वॉल्यूम। और यदि इसको हमको परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस केस में ये हो जाएगा 10/250 इंटू 100। अब यदि हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये हमारा हो जाएगा ये 4% का सॉल्यूशन हो जाएगा वेट अपॉन वॉल्यूम। ये जो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा वो 4% का सॉल्यूशन हो जाएगा वेट अपॉन वॉल्यूम। ये वेट अपॉन वॉल्यूम है। सिमिलरली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। यदि हम दोनों को वॉल्यूम में लेते हैं, जो कंपोनेंट है हमारा वो, और या फिर जो सॉल्यूट है जिसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं सॉल्यूशन में, तो उसको यदि हम ले लेते हैं, उसका वॉल्यूम लेते हैं और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम लेते हैं, तो वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम रिप्रेजेंटेशन होगा। लेकिन उसी को हम परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना चाहें तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसके अलावा हमको उसमें कुछ और नहीं करना। अच्छा, जब हम बात करते हैं कभी इन्वायरमेंटल सिचुएशंस की, तो इन्वायरमेंट में जैसे CO2 है या दूसरे जो छोटे पार्टिकल्स हैं जो बहुत कम अमाउंट में इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं, उनको यदि रिप्रेजेंट करना हो तो हम ppm में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसको हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, ppm, एंड ppm इज नोन एज पार्ट्स पर मिलियन। तो ppm में जब हमको रिप्रेजेंट करना होता है तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन, ये हमारा कंपोनेंट का पार्ट है। जिस कंपोनेंट को हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं ppm में, उसका वो पार्ट है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। और इस पूरे को हम 10⁶ से, जैसे परसेंटेज में हमारे पास जो ऑप्शन था उसमें ये था कि 100 से हम इसको मल्टीप्लाई करते थे, इस कंडीशन में हम 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके अलावा हम इसमें और कुछ नहीं करेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज है, मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं जीटा से। एंड मोल फ्रैक्शन दोनों पार्ट का जो कंपोनेंट हमारा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दोनों के मोल्स के बेसिस पे रिप्रेजेंट करते हैं हम। और एक चीज और ध्यान रखना है, दिस इज फ्रैक्शन, तो ये 1 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता है। यदि हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के पार्ट को ऐड कर दें तो वो 1 हो जाएगा। यदि एक कंपोनेंट का हमको पता है तो हम यदि उसको 1 से माइनस कर देते हैं तो हमको दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पता हो जाएगा। और यदि हम मान लें कि वी हैव ए सॉल्यूशन ऑफ A एंड B, A और B का एक सॉल्यूशन हमारे पास है, जिसमें हम ये मान लेते हैं कि A हमारा सॉल्वेंट है एंड B सॉल्यूट है।
यदि हम मान लेते हैं कि A हमारा सॉल्वेंट है एंड B सॉल्यूट है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B के बेसिस पे हम मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन का फार्मूला होगा, यदि हम मोल फ्रैक्शन, अब हमारे पास दोनों के मोल फ्रैक्शन होंगे, XA जो होगा वो होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A एंड XB जो होगा वो होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A यदि हमको कैलकुलेट करना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट E इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A एंड B। ये दोनों का सम होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं XA इज इक्वल्स टू NA अपॉन NA प्लस NB, where Na is the number of moles of component A and NB is the number of moles of component B। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है मोल फ्रैक्शन का। अब हम अगले दो रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं। यूजुअली केमिस्ट्री में हम मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी इस सब का ज़्यादा यूज करते हैं सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यदि हम मोलैरिटी को देखें तो मोलैरिटी क्या चीज़ है? मोलैरिटी क्या चीज है? मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले तो मोलैरिटी को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहला चीज मोलैरिटी, इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज मोलैरिटी। अब मोलैरिटी में होता क्या है, मोलैरिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? किसी सॉल्यूशन के मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स, जिसको हम लिख सकते हैं मोलैरिटी इज इक्वल्स टू M या मोलैरिटी is equals to number of moles of solute upon volume of solution in liters। सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए और नंबर ऑफ मोल्स जो सॉल्यूट का है वो अपॉन नंबर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अच्छा, एक सिंपल एग्जांपल से हम इसको और इजीली समझ सकते हैं। यदि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, हमारे पास यदि एक सॉल्यूशन है जिस सॉल्यूशन में क्या है कि 4 grams of NaOH dissolves in 250 ml water। इस सॉल्यूशन का यदि हमको मोलैरिटी कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे? कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना है, देखिए, पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलैरिटी के लिए क्या करेंगे, देखिए, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH एंड गिवन मास ऑफ NaOH अपॉन द मोलर मास। जो मोलर मास हमारा है, मोलर मास जो हमारा है और जितना मास हमारा दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ NaOH अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH, मास ऑफ
NaOH अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। 250 ml है हमारा, 250 ml को हमको बदलना है किसमें, 250 ml को बदलना है लीटर में। अच्छा, अब ये गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास यदि हम देखें तो NaOH का क्या हो जाएगा, 4/40 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। हमारे पास 250 ml है तो 250 ml को लीटर में बदल देंगे तो 250 अपॉन 1000, ये हमारा हो जाएगा 4/40 इंटू 1000 अपॉन 250। कैलकुलेशंस टेन 10 अपॉन 25 और ये हो जाएगा 2, 5, ये 0.4 m हमारा ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ये सॉल्यूशन हमारा होगा 0.4 मोलर सॉल्यूशन। दिस इज द होल आइडिया ऑफ मोलैरिटी। इससे हम मोलैरिटी को बहुत सही से और ठीक से समझ सकते हैं। लेकिन यही चीज यदि हम मोलैलिटी के केस में देखें तो मोलैलिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, स्मॉल m में। मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m में। और मोलैलिटी का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, अभी बता रहे हैं। मोलैलिटी का फार्मूला हमारा है मोलैलिटी इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। ये हमारा मोलैलिटी का जो फार्मूला होता है, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड, अब हम जो सॉल्यूशन ले रहे हैं उसमें हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम ना लेके मास लेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये हमारा मोलैलिटी का फॉर्मूला है। अब हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन कैसे होगा, देखिए। यदि हम एक सिंपल एग्जांपल ले लें, हम इसको एग्जांपल से ज्यादा बेहतर और बेटर तरीके से समझ सकते हैं। यदि हम एक सिंपल एग्जांपल ले लें कि $60 ग्राम of NaOH dissolves in 1 kg वाटर, या फिर हम इस 1 kg को 2 kg वाटर भी ले सकते हैं। यदि हम इसको ग्राम में लेंगे तो ज़्यादा बदल के समझने में आपको आसान रहेगा, तो मान लेते हैं हम 250 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो ये ज़्यादा आसान रहेगा, आप समझ पाओगे इसको ज़्यादा बेटर तरीके से, क्योंकि केजी में हमारा सॉल्वेंट है। तो हम यदि ग्राम में लेते हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। अभी देखिए, हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यदि देखें तो 60 ग्राम है हमारा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH हम कैलकुलेट कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास जो हमारा है वो है 60 और मॉलिक्यूलर मास है हमारा 40। तो
जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स आएगा, वो नंबर ऑफ मोल्स आएगा क्या, 1.5 मोल्स। इसका मतलब 60 ग्राम NaOH में 1.5 मोल्स ऑफ NaOH है। तो नंबर ऑफ मोल्स NaOH का हमारे पास आ गया। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा 250 ग्राम है। तो ये हमारा हो जाएगा, मोलैलिटी क्या हो जाएगा, मोलैलिटी हो जाएगा हमारा 1.5 अपॉन 250 अपॉन 1000 is equals to 1.5 into 1000 upon 250। अब ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन हमको ये बताएगा कि हमारा मोलैलिटी क्या है, मोलैलिटी क्या है। ये हो जाएगा 1.5 into 4, 1.5 into 4, ये हो जाएगा 6.0 m। ये जो हमारा सॉल्यूशन है वो 6 मोलल सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो वो 6 आएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया मोलैलिटी का कॉन्सेप्ट। इसके अलावा एक और रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी। यूजुअली क्लास 12 के एनसीईआरटी के कोर्स में नॉर्मेलिटी को इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी हम लोग नॉर्मेलिटी को समझ लेते हैं कि ये नॉर्मेलिटी है क्या चीज। ये है हमारा नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, n से। अच्छा, नॉर्मेलिटी होता क्या है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम equivalent or equivalent weight of solvent, solute upon volume of solution in liter। ये हमारा है नॉर्मेलिटी। अब हम ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां एक सवाल आता है। यदि इक्विवेलेंट वेट हमको कैलकुलेट करना है तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। इसके अलावा यदि हम यही कंडीशन एसिड या बेस में देखें तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी। बट इन केस ऑफ bases, equivalent weight of base is equals to molecular weight upon acidity। ये फार्मूला है जिसके बेसिस पे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा नॉर्मेलिटी क्या है। लेकिन ज्यादातर केसेस में यदि वैलेंसी वैरी नहीं कर रहा हो, यदि वैलेंसी वहां पे उस तरह से हो जैसे कि वो 1 है, तो मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट बराबर हो जाएगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो दोनों अलग अलग होगा। जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल्स में देख ले कि हम, और हमेशा ही इक्विवेलेंट वेट हम सेंट्रल
सेंट्रल एटम या सेंट्रल एलिमेंट का कैलकुलेट करते हैं, जो हमारा मेन एलिमेंट है और जो हमारा कंपाउंड है उसमें जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो सेंट्रल एटम कंसीडर किया जाएगा। हम मॉलिक्यूलर वेट लेंगे और वैलेंसी से जो डिवाइड करेंगे वो वैलेंसी होगा उस एलिमेंट का जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और वो सेंट्रल है। अब यदि हम मॉलिक्यूलर वेट NaOH के लिए देखें तो NaOH के केस में इसका मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट बराबर होगा, क्योंकि Na की जो वैलेंसी है यहाँ वो हमेशा 1 है, क्योंकि ये एक OH से Na प्लस और OH माइनस है और इसकी वैलेंसी हमेशा ही 1 रहती है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट भी 40 है और इक्विवेलेंट वेट भी 40 ही हम कंसीडर करेंगे। हाँ, लेकिन यदि यही चीज Al2O3 के केस में करें तो Al2O3 के केस में एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी है वो 3 है, तो मॉलिक्यूलर वेट जो Al2O3 का होगा उसको हमको 3 से डिवाइड करना होगा, तो वो हमारा इक्विवेलेंट वेट होगा। और इक्विवेलेंट वेट को हम यहां रखेंगे और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यदि हम इसी तरह से 1 नॉर्मल सॉल्यूशन की बात करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन के 1 नॉर्मल की बात करते हैं, यदि हम जनरली जब हम 1 नॉर्मल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो ये जो 1 नॉर्मल सॉल्यूशन हमारा होता है वो होता है असल में, यदि 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसी सब्सटेंस का 1 लीटर में डिसॉल्व है, इफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट और 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिसॉल्व्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन, देन द सॉल्यूशन इज कंसिडर्ड एज 1 नॉर्मल सॉल्यूशन। अब इक्विवेलेंट वेट के बेसिस पे, यहां चूंकि इक्विवेलेंट वेट के बेसिस पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसीलिए हम ये हमेशा याद रखेंगे इन केस ऑफ नॉर्मलिटी हमको सॉल्यूट का इक्विवेलेंट वेट कंसीडर करना है। दिस इज नॉर्मलिटी। हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है, जो सिंपल रिप्रेजेंटेशन होता है सॉल्यूशन का, जो सिंपल क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन होता है सॉल्यूशन का, वो इतना ही होता है। इसके अलावा भी कुछ है लेकिन NCERT और 12th के सिलेबस में उसको नहीं रखा गया है, तो पहले हम लोग उसको देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। ये रिप्रेजेंटेशंस हैं, ये सॉल्यूशंस के रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट है। थैंक यू।